आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिस कहानी की वजह से जो पुलिस वाले थे, चाहे वो लोअर रैंक के अधिकारी हो चाहे वो हायर रैंक के अधिकारी हो, शायद ऐसा कोई था ही नहीं जिसकी रातों की नींद उड़ी ना हो जब तक ये केस सुलझा नहीं लिया गया, जब तक इसमें गुनहगारों का नाम निकल के सामने नहीं आया, मकसद सामने नहीं आया, तब तक एक तरह से चाहे वो रेलवे पुलिस हो चाहे लोकल पुलिस हो चाहे थाने के लोग हो, सबकी रातों की नींद उड़ी थी। यहाँ तक कि जो पूरे भारत की सबसे ताकतवर पार्टी है इस टाइम, भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े से बड़े कद्दावर नेता वो भी इस घटना को लेकर परेशान थे, क्योंकि इस घटना में कहीं ना कहीं उनको भी अपनी एक बहुत बड़ी हार दिख रही थी। वहीं जो विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, उसे जीत की एक उम्मीद और उसकी किरण दिख रही थी। कहानी बेंगलोर की है और बेंगलोर के यम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल की है। दरअसल इसी रेलवे टर्मिनल के पास रविवार का दिन था जब इसी विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल पे सारी चीजें बिल्कुल सामान्य तरीके से हो रही थी। लोगों को जहां आना था वहां से आ रहे थे, जहां जाना था वो जा रहे थे, जिनकी ट्रेन आने वाली थी पटरी पे इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, अचानक से जो बदबू थी, अब किस चीज की थी, कहां से आ रही थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो बदबू अचानक से पूरे रेलवे स्टेशन पे फैलने लगती है। अब वहां पे हजारों लोग बैठे हैं, अब अचानक से इतनी तेज बदबू, लोगों को लगा कि ये कौन सी बला आ गई, ट्रेन भी लेट है, अब समय भी काटना है। बदबू जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, बदबू तेज होती जा रही है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद बदबू इतनी तेज हो गई कि मानो अब सांस लेना मुश्किल हो गया। जब ऐसी बात हुई तो रेलवे कर्मी थे, चाहे सफाई कर्मी थे और कुछ ऐसे लोग जो वहीं के थे, उन्हें लगता है कि चल के देखना चाहिए कि आखिर बदबू आ कहां से रही है। अब कौतूहल बस नाक को बंद किए उस दिशा में जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टर्मिनल से तो एक नीले कलर का ड्रम मिलता है, और ये ड्रम वही था जो आमतौर पर शादियों में यूज होता है, छोटा सा, जिसमें पानी वगैरह रखने का काम आता है। ड्रम था, ड्रम पूरा सील पैक था, इसी ड्रम से बदबू आ रही थी। अब जब ऐसी बात लोग देखते हैं तो लोगों के दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उन्हें फौरन लग जाता है कि अब इस ड्रम को अपने हाथ से छूना या फिर उसके करीब जाना अच्छा नहीं होगा, लिहाजा पुलिस को फोन कर दिया जाए। पुलिस आएगी, उसके बाद ही मामला जो होगा देखा जाएगा। चूंकि पिछले कुछ दिनों में सेम वैसी ही घटनाएं 2 बार घट चुकी थी, लिहाजा पुलिस को फोन जाता है, रेलवे पुलिस फोर्स आती है। ड्रम को जैसे ही देखती है तो पुलिस की भी हवा खराब, चुकी ऐसे 2 ड्रम उन्होंने पहले भी देखे थे। दोनों को अभी तक वो सुलझा रहे हैं, महीने बीत चुके हैं, मामला सुलझा नहीं है, और ये तीसरा ड्रम कहां से आ गई, अब कौन सी बला आ रही है। तीसरा ड्रम मिलता है, उसको पुलिस फौरन कब्जे में लेती है। लेने के बाद बड़ी मुश्किल से खोलती है। खोलने के बाद सबसे पहले अंदर कपड़े मिलते हैं। अब कपड़े मिलते हैं, फौरन कपड़ों को हटाया जाता है, और जैसे ही हटाया जाता है अंदर एक महिला की लाश मिलती है। अब इस बार भी जब महिला की लाश मिली तो एक तरह से मानो पुलिस वालों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ठीक 3 महीने पहले कोई एक लाश मिली थी सेम जगह पे, सेम तरीके से, वही नीला ड्रम था, वही सेम पैटर्न था। इसके बाद दूसरी लाश 4 जनवरी को भी मिली थी, वो भी रेलवे स्टेशन के पास, वो भी सेम पैटर्न था। ड्रम में लाश थी, लाश बुरी तरह सड़ी हुई थी, सेम तरीके से ठूसा गया था, लगभग ड्रम का कलर भी सेम था, पैटर्न भी सेम था। यानी कायदे से 3 महीने में 3 अलग अलग जगहों पे 3 लाशें, सारी लाशें रेलवे स्टेशन के पास, सारी लाशों का पैटर्न सेम, वही ड्रम, वही सारी चीजें। अब जैसे ही पुलिस वाले ये तीसरी लाश पाते हैं, उनकी हवा खराब हो जाती है कि 2 मामले भी सुलझे नहीं, तीसरा फिर आन पड़ा। बहरहाल लाश के आसपास की चीजों को खंगाला जाता है, बॉक्स सहित लेकर पहुंचा जाता है हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन पिछली 2 लाशों की तरह इस लाश के बारे में भी कोई भी जानकारी पुलिस वालों के पास नहीं थी। पुलिस वाले मरने वाली कौन महिला थी, कहां की रहने वाली थी, क्या विवाद था, ये सारे सवाल ढूंढने के लिए बाकी दोनों मामलों की तरह इसमें भी जुट जाती है। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई, जैसे ही लोगों तक खबर पहुंची कि तीसरी लाश फिर से रेलवे स्टेशन के पास से मिली है, पटरी के पास से मिली है, फौरन तरह तरह की बातें होने लगी।
कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि कोई सीरियल किलर है जो महिलाओं को मार रहा है, उनका शिकार कर रहा है, शिकार करने के बाद ड्रम में भर रहा है और पटरी के पास छोड़ जा रहा है। अब जैसे ही लोगों में ये कौतूहल मचा, जो विपक्षी पार्टियां थी फौरन उस मामले में फायदा लेने के बारे में उन्होंने सोच लिया और एक बेहद कद्दावर नेता, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया कि 3 जगह 3 अलग अलग लाशें, तीनों लाशों का पैटर्न सेम, कोई सीरियल किलर है जो घूम रहा है लेकिन जो भाजपा की पुलिस है वो पकड़ने में नाकाम है। यानी अब सीधा सीधा लोंगली थे भाजपा सरकार जो कि इस समय बेंगलुरु में शासन कर रही है उसके ऊपर उठ जाता है। अब भाजपा की सरकार शासन में, कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी है और एक तीसरी लाश मिलना, 2 लाश का मैटर अभी तक सुलझा नहीं है, तीसरी लाश और मिल जाती है। कांग्रेस वाले निशाना साध रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है कि कोई सीरियल किलर घूम रहा है। लिहाजा चाहे सरकार का दबाव हो, चाहे विपक्ष का दबाव हो, चाहे जनता का दबाव हो या फिर खुद अपनी ड्यूटी का जो दबाव है, ये पुलिस वालों को चौतरफा घेर लेता है। पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये मामला भी नहीं सुलझा तो कम से कम इतना तो होगा ही कि कहीं हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पुलिस वाले बड़े जोर शोर से इस मामले को सुलझाने में जुटते हैं, उस महिला के बारे में पता करने लगते हैं कि महिला कौन थी, कहां से आई थी। लेकिन उस महिला को ना कोई जानता था, न उस महिला को कोई जानकार था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सारी जगह पूछताछ करने के बाद, सारी जगह छानबीन करने के बाद जब कहीं से भी उस महिला के बारे में पता नहीं चलता, तब पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना जो क्राइम सीन था उस पर रिविजिट किया जाए। हो सकता है कोई ऐसा संदिग्ध चीज, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मामला सुलझ जाए। पुलिस वाले वहां भी जाते हैं, अपने तरीके से छानबीन करते हैं, लेकिन वहां से भी हाथ में कुछ नहीं आता। इसके बाद लौट के लाश के पास से जो जो चीजें मिली थी उनको दोबारा देखा जाता है। दोबारा देखते हैं तो वही नीला ड्रम था, वही कपड़े थे। कपड़ों को बारीकी से चेक किया जाता है तो उससे तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ड्रम को चेक करते हैं तो ड्रम के निचले हिस्से में 2 नाम लिखा हुआ था। पहला शब्द लिखा था जमाल और दूसरा लिखा था कलासी पाल्या। अब बेंगलुरु पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये जो जगह है ये कलासी पाल्या के पास है, यानी ये ड्रम कलासी पाल्या से निकाला गया है। अब पुलिस वालों को इसी जगह के आधार पे ये पूरा मामला सुलझाना था। पुलिस वाले फौरन भागते हैं, कलासी पाल्या पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर पता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे दुकानदार हैं जो ऐसे सामानों को बेचते हैं, जो ऐसे सामानों को डील करते हैं, ऐसे ड्रम बेचते हैं। पता चलता है कि एक दुकान है, पुलिस वाले वहां जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद पूछताछ करते हैं कि कौन कौन लेके गया था, कौन कौन 1-2 दिन पहले लेके गया था। दुकानदार से जब ये सवाल पुलिस वाले पूछते हैं तो दुकानदार बड़ा अजीब जवाब देता है। दुकानदार कहता है कि साहब ऐसे ड्रम तो बिहार से जितने भी मजदूर आए थे पिछले कई महीनों में लगभग सारे लोग लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी होती है, पानी की सप्लाई भी लिमिटेड होती है, तो इस ड्रम में लगभग 30-40 लीटर पानी आता है, तो इसी ड्रम में पानी भर के रख लेते हैं। पूरे दिन का खर्च इसी ड्रम से चलाते हैं, तो इस हिसाब से ढूंढना कि इस ड्रम को कौन लेके गया था ये बड़ा मुश्किल काम है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको लगता है कि यहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, ड्रम से एक क्लू मिला, उससे भी कोई मतलब नहीं निकला। अब पूछते हैं कि ये जो जमाल लिखा था इसका क्या मतलब है। जब जमाल के बारे में पूछा जाता है तो फिर दुकानदार बताता है कि साहब चूंकि ये ड्रम सारे लोग लेके जाते हैं तो कौन सा ड्रम किसका है, किसके घर का है, इसको क्लियर करने के लिए कि कभी आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए लोग अपने नाम का एक लेटर या फिर कोई ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसा कोड अपने ड्रम पे लिख देते हैं जिससे उनका पहचान हो जाए। अब ये जमाल नाम भी हो सकता है, किसी के घर का नाम हो सकता है, किसी का कोई कोड हो सकता है, किसी का निकनेम हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे पहचान हो सके। अब पुलिस वालों के पास क्लू के नाम पे एक जगह का नाम था, दूसरा जमाल था, लेकिन अब दोनों ही चीजों से कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कम से कम ये पता चल सके ये मरने वाली महिला कौन है। पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। इधर लोगों में डर का भी माहौल बढ़ता जा रहा था, लोग डर रहे थे, परेशान हो रहे थे। कांग्रेस थी कि बीजेपी को घेरे जा रही है, सारी चीजें हो रही हैं। पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना एक बार आसपास किसी कैमरे को खंगाल लेते हैं। क्राइम सीन से 500 मीटर
1 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई कैमरा हो तो कम से कम कुछ तो ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे मामला सुलझ जाए, क्योंकि वहां पे तो कैमरा था नहीं। पुलिस वाले आसपास के पूरे इलाके में घूमते हैं और हर जगह के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं। पूरे एक दिन का वक्त लगता है, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के दौरान 4 ऐसे लोग दिखते हैं जो इसी नीले ड्रम को लेके आ रहे थे इस जगह पे फेंकने। अब पुलिस के पास 4 संदिग्ध लोग थे, एक ऑटो रिक्शा थी, लेकिन अब यहां से भी एक दिक्कत थी कि किसी भी फोटो में, किसी भी कैमरे में कोई भी ऐसी साफ तस्वीर नहीं थी जिसे पहचान हो सके। और बेंगलोर का क्षेत्रफल भी इतना छोटा नहीं है कि आप महज 4 फोटो के आधार पर किसी को ढूंढ लें। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये जो मामला है बाकी दोनों मामलों की तरह अगर उलझ गया तो फिर से वैसी रेगुलर वाले मामले को हवा मिलेगी, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। पुलिस वाले आपस में बैठ के बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी जिसका नाम इंतखाब था वो थाने पहुंच जाता है। सेम उसी रेलवे स्टेशन पे भी जाता है। जाने के बाद कहता है कि एक मेरी पत्नी थी, 27-28 साल उम्र थी, घर के लिए निकली थी, इसी रेलवे स्टेशन पे आई थी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं। पुलिस वाले ऐसा मामला सुनते हैं और 2-3 दिन पहले एक महिला की उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लाश मिलती है। तब उन्हें लगता है कि क्या पता ईश्वर हमारी मदद कर रहा हो, हमसे तो नहीं सुलझा तो हो सकता है भगवान भरोसे ही सुलझ जाए। तो एक काम करते हैं, इंतकाब को जो महिला मिली है उसकी लाश दिखा देते हैं। लाश दिखा देंगे, हो सकता है अगर ये पहचान जाता है तो मामला ओपन हो जाएगा, नहीं तो कम से कम एक शक, एक डाउट इसके मन का जो है वो दूर हो जाएगा। फिर दोनों मामलों को अलग अलग जांच करेंगे। महज एक खाना पूर्ति के लिए जो इंतकाब है उसे मिलने वाली महिला की लाश दिखाई जाती है। अब लाश दिखाई जाती है तो दिखाते ही जैसे इंतकाब देखता है फौरन उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मुंह से चीख निकल जाती है और जैसी चीख निकलती है फौरन पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगती। ये जो लाश मिली थी इसी इंतकाब की पत्नी की थी। फौरन इंतकाब को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, सिलसिलेवार तरीके से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अब जैसे ही ये सारी चीजें पुलिस वाले पूछते हैं तो जो इंतकाब था एक नाम लेता है और वो नाम था नवाब खान। कहता है कि साहब इस हत्याकांड में नवाब का ही हाथ है, आप इसे उठा लीजिए, पूछताछ कीजिए, ये सारी बातें तोते की तरह कबूल देगा। अब पूछते हैं कि ये नवाब कहाँ है, नवाब कहाँ मिलेगा। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं तो ये बताता है कि कलासी पाल्या में नवाब का घर है, वहीं मिलेगा। पुलिस वाले जाते हैं उस घर पे तो नवाब गायब। अब फिर मुश्किलें बढ़ी, लिहाजा पुलिस वाले अब 3 अलग अलग टीमें बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे दबिश डालते हैं, सारे कैमरों को खंगालते हैं, नवाब की फोटो इससे लेते हैं, अलग अलग जगह इस फोटो को वायरल की जाती है और अंत में नवाब को एक रिक्शे से दबोचा जाता है। दबोचने के बाद थाने लाया जाता है और जैसे ही थाने लाया जाता है पुलिस वालों की तरह से जान में जान आती है कि चलो 3 में से हो सकता है एक मामला अब सुलझ जाए। अब जब इसे थाने लाया जाता है तो फौरन इससे पूछताछ शुरू की जाती है, चूंकि पुलिस वालों को ज्यादा ही जल्दी थी ये मामला सुलझाने की, लोगों को बताने की, जो हत्या का आरोपी वो पकड़ा गया और सारी चीजें करनी थी। नवाब से फौरन पूछताछ शुरू की जाती है और नवाब भी तोते की तरह बोलना शुरू करता है, क्योंकि पुलिस बिना मान मनोवल के ही अपना तरीका आजमा चुकी थी। नवाब बोलता है, बोलने के साथ अब अपनी कहानी और इस मर्डर का जो मोटिव था वो बताता है। दरअसल जो मरने वाली महिला थी इसका नाम तमन्ना था। तमन्ना लगभग 27 साल की। तमन्ना बिहार के अररिया की रहने वाली और इसी अररिया में इसकी शादी अफरोज नाम के इंसान से होती है। शादी होती है, अफरोज हल्का सा दिव्यांग था, विकलांग था। शादी हो चुकी थी, अपने उसी पति के साथ ठीक ठाक तरीके से रह रही थी। आद औलाद कोई अभी हुई नहीं थी, बाकी जिंदगी उसी के साथ गुजारने का सोच बैठी थी। लेकिन इसी बीच जो अफरोज का कजन है इंतकाब वो आ जाता है। अब कजन आता है, कजन को ये देखती है। कजन भी जवान था, ये भी जवान थी। कजन भी इसे देखता है, ये भी उसे देखती है। देखते ही देखते दोनों बातचीत करते हैं, बैठते हैं, खाना पूर्ति होती है, पानी वगैरह एक दूसरे को पूछते हैं। हालचाल के दौरान जो तमन्ना थी ऐसा शो करती है कि अपने पति के साथ खुश नहीं है। पति का जो विकलांगपन है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, उसकी बाकी की जिंदगी बड़ी दुख भरी है। इंतकाब ये बात जैसे ही सुनता है तो इंतकाब को भी लगता है कि चलो अपना कंधा दे देते हैं, क्योंकि तमन्ना बेहद खूबसूरत थी।
इंतकाब अपना कंधा देता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं, दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, प्यार फिर अपना नाजायज रिश्ते का रूप ले लेता है। अब इंतकाब भी चाह रहा था कि तमन्ना निकाह कर ले और तमन्ना भी इंतकाब के साथ रहना चाह रही थी। लिहाजा तमन्ना अपने पहले पति अफरोज को छोड़ती है, इंतकाब से शादी करती है। शादी करने के बाद अब चूंकि सेम जगह पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लिहाजा वहां से बेंगलुरु के लिए शिफ्ट हो जाती है। बेंगलुरु आते हैं, आने के बाद एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। जो इंतकाब था थोड़ा बहुत आईटी वगैरह पढ़ा था, लिहाजा एसी मैकेनिक के रूप में वो काम करने लगता है और बाकी की जिंदगी अभी दोनों लोग प्रेम से गुजारने लगते हैं। साल 2021 में ये लोग बेंगलुरु आ जाते हैं। बाकी की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कलह नहीं थी। लेकिन इसी बीच जो इंतकाब का एक भाई था नवाब, वो यहीं पे रहता था। नवाब गांव जाता है, जाने के बाद उसे सारी बातें पता चलती है। लौट के फिर से बेंगलुरु आता है, आने के बाद अपने भाई से मिलता है, उसे समझाता है, कहता है कि देखो तुम जो करके आए हो इससे गांव में हम लोगों की कितनी बदनामी हो रही, तुम्हें शायद आइडिया नहीं है। अब ये बात जब वो बोलता है तो फिर जो इंतकाब था वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें ना पड़ो। बहरहाल जब इंतकाब ये बोल देता है तो नवाब वहां से चला जाता है। लेकिन जो नवाब था अब उसके दिमाग में अपनी इज्जत, अपने परिवार की मर्यादा, ये सारी चीजें इस कदर बैठ चुकी थी कि अब इसको सही करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। नवाब वहां से चला जाता है, बाकी लोग सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन नवाब के दिमाग में अब एक प्लान दौड़ने लगता है। प्लान दौड़ता है, दौड़ने के साथ 12 मार्च साल 2023 ये इंतकाब को फोन करता है और कहता है कि काम करो, तुम और तमन्ना मेरे घर आओ, इतने साल से यही हो, कम से कम एक बार तो मेरे घर पे आओ, दावत करो, परिवार के लोग हो, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। अब बड़ा भाई ऐसी बात बोल रहा है तो चाहे वो तमन्ना हो चाहे इंतकाब हो, उसे भी लगता है कि बात तो सही है, एक ही जगह पे रहते हैं तो मिलजुल के रहना चाहिए। लिहाजा इंतकाब और तमन्ना इसके घर पहुंच जाते हैं कराची पाल्या में। घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अंदर जाते हैं, बाकायदा वो भगत होती है, बैठाया जाता है। थोड़ी ही देर में जैसे खाने की बात होती है तब जाके जो नवाब था वो कहता है कि लोगों कुछ और लोग हैं वो आ जाए, उसके बाद खाना। बाकी फिर फोन करता है, 7 और लोग आते हैं। आने के बाद फिर तमन्ना से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब ये बात जैसी वो बोलता है तो इंतकाब कहता है कि ये कौन सी बात हुई, कहां तमन्ना को आप लेके जा रहे हैं। कहता है कि बगल में एक मेरी महिला मित्र है, उनके घर ये जाए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पे इंतकाब कहता है कि जो बात करनी है इसी के सामने करो, ऐसी कोई पर्दा, ऐसी कोई चोरी हम लोगों के बीच है नहीं। कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके साथ जो होने वाला है वो तुम्हारे साथ भी मैं कर दूं, या तो तुम यहां से चले जाओ। अब ऐसी बात जब इंतकाब सुनता है तो उसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ जाती है कि वो तो अपनी पत्नी के साथ आया था दावत खाने, यहाँ पे तो क्या बातें हो रही कुछ समझ नहीं आ रहा। लिहाजा अब इंतकाब एक तरह से दिमाग उसका खराब, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, क्या हो सकता था कुछ पता नहीं। सामने 8 लोग हैं, ये अकेला है। ये बैठता है, कहता कि भाईजान जो भी बात है प्यार से सुलटा लेना चाहिए। जब ये बात नवाब सुनता है तब नवाब कहता है कि देखो परिवार में बड़ी कला हो रही है, इस वजह से गांव में बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो कायदे से नियम यही कहता है कि जो तमन्ना है इसको अगर या वापस भेज दो अफरोज के पास और तुम कहीं और निकाह कर लो। और ये मेरा फैसला भी है, ये तुम्हें मानना भी होगा, नहीं तो अभी कुछ ऐसा होगा जिससे आने वाले टाइम में तुम्हें भी पछताना पड़े, तमन्ना को भी पछताना पड़े। अब सामने 8 लोग, ये अकेला कहता कि भाईजान ठीक है आप भेज दीजिए या फिर कल मैं इसको भेज दूंगा। तब इस पे नवाब कहता कि नहीं, तुम यहां से जाओगे तो इसको कहीं छुपा दोगे, लिहाजा तुम यहां से अकेले जाओगे, ये मेरी बहन जैसी है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, इसके साथ यहाँ कोई गलत काम नहीं होगा। तुम यहां से जाओ, कल सुबह हम इसे ट्रेन पे बैठा देंगे और एक आदमी हमारा जाएगा, इसको छोड़ के वापस आ जाएगा। अब इंतकाब भी मजबूर था, उसे कुछ करा नहीं जा सकता था, 8 लोग सामने थे। बड़े भाई की आज्ञा को मानता है, वहां से चला जाता है। जाने के बाद मनमार के घर पे पहुंचता है, शांति से रात भर जगता है। अगले दिन फिर गांव में फोन करता है कि अभी तमन्ना आएगी।
आप लोग उसका स्वागत कीजिए, जो कुछ हुआ उसको खत्म करते हैं। इसे लग रहा था कि तमन्ना भी कुछ देर में पहुंच जाएगी, ट्रेन का टाइम वगैरह इसे पता था। लेकिन जब पूरे एक दिन बीत गए और तमन्ना नहीं पहुंची, तब इसका दिमाग खराब हुआ कि तमन्ना अगर निकली तो पहुंची क्यों नहीं। इधर जो नवाब था वो तमन्ना को जब देखता है कि अब इंतखाब वहां से चला गया, तब तमन्ना को उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाने लगता है। पहले तो मारता पीटता है, मारने पीटने के दौरान गालियां देता है, तरह तरह की लांछन लगाता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरा परिवार बदनाम हो गया गांव में, जब तक तुम जिंदा रहोगी इस परिवार को सुख चैन से तुम रहने नहीं दोगी। अब उस महिला पे बाकी 8 लोग टूट पड़े हैं, कुछ लोग उसका हाथ पकड़े, कुछ लोग गला दबा रहे हैं, बाकी लोग लादूस से मार रहे हैं। 15-20 मिनट का खेल था, तमन्ना मर जाती है। मरने के बाद अब कवायद शुरू होती है लाश को ठिकाने लगाने की। अब लाश ठिकाने लगानी थी, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से लगानी थी जिससे ना इन लोगों का नाम आए, ना ही ये मामला खुले। तभी पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले जो हुए थे वो इनकी निगाह में आते हैं। पहला 6 दिसंबर को एक रेलवे स्टेशन के पास सड़ी गली लाश मिलती है, उसका भी खुलासा उसी सेम बॉक्स में ऐसे सेम तरीके से मिली थी, उसका भी खुलासा नहीं हो पाया था। अब ये लाश 4 जनवरी को उसी नीले रंग के बॉक्स में मिली, वो भी सेम सड़ी गली थी, ऊपर कपड़े रखे हुए थे, उसका भी खुलासा 2-3 महीने से नहीं हो पाया था। तब इन्हें लगता कि अगर सेम पैटर्न हम भी अपनाएंगे तो ये मामला भी बाकी 2 मामलों जैसा दब जाएगा और निकल के कभी सामने नहीं आएगा। लिहाजा जो इनके घर में नीले कलर का ड्रम था उसको लेते हैं। लेने के बाद तमन्ना को उसमें ठूसने लगते हैं, लेकिन जब एक मुर्दा मरने के बाद अकड़ ही जाता है। अगर ये लाश थी उसको बॉक्स में भरना भी था, ऐसे भरा भी नहीं जा सकता था। लिहाजा अब ये उसके दोनों पैर तोड़ देते हैं, हाथ को मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद अपने हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से उन्हें करना था। पेट को दबा के रीढ़ की हड्डी मोड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके बाद उस लाश को उस ड्रम में फिट कर देते हैं। ड्रम में फिट करते हैं। फिट करने के बाद उसके ऊपर कपड़े रखते हैं। कपड़े रखने के बाद ढक्कन को सील बंद कर देते हैं। अब 3 लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं और बाकी जो 4 लोग थे, ये 4 लोग इस ड्रम को लेके रात 10-11 बजे निकलते हैं। निकलने के बाद अलग अलग स्टेशनों के पास से गुजरते हैं और सबसे सुनसान जो रेलवे टर्मिनल मिला था वो एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल था। वहां पे इस ड्रम को फेंकते हैं। फेंकने के बाद वहां से 9-11 हो जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह धूप चढ़ती है वैसे वैसे लाश सड़ने लगती है, क्योंकि काफी गर्मी आ चुकी है और पूरा जो बर्तन था, जो बॉक्स था, वो पैक था और बदबू होने लगती है। और ये सारा मामला निकल के सामने आया। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।